अच्छा, ये जो क्रोमैटिन है आप इसको क्रोमैटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं, ओके, दिस इज द क्रोमैटिन, या तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज द क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, एक है क्रोमैटिन, दूसरा है क्रोमैटिन मटेरियल। क्लियर? अब इस टॉपिक को समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन होता है, ये हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नंबर वन, जो क्रोमैटिन होगा इसके अंदर सबसे पहला आपको नजर आता है दैट इज द डीएनए। सबसे पहला जो क्रोमैटिन होता है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। और दूसरा कहता है कि जो क्रोमैटिन होता है इसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स एंड दोज प्रोटीन्स आर नोन एज व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हम कहेंगे कि जो क्रोमैटिन होता है ये हमारे पास डीएनए से प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनमें हमारे पास जो पहला प्रोटीन होता है दैट इज द H1। ठीक है, H1 हमारे पास कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन मतलब पहला कौन सा है, दैट इज द H1। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है दैट इज द H2A। देन हमारे पास क्या है, H2B। देन हमारे पास H3 और देन हमारे पास क्या है, H4। ये चार हमारे पास क्या है, दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। और याद रखना है कि ये जितने भी जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कौन सा प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। मतलब ये है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, हम ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप होता है। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या नाम देंगे, दीज आर द व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई H2 है, H2B, H3 एंड H4, दीज ऑल आर व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, ये सारे के सारे कौन से प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब कह रहे हैं कि इनको हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात करें तो ये हमारे पास मेजर प्रोटीन्स जो है ये किस चीज से मिलकर बने हुए, दीज आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। अगर हम देख लें तो ये जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड होता है, लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। और दूसरा हमारे पास इनके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होता है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड होते हैं। अब लाइसिन और आर्जिनिन हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स है इनको हम कहते हैं कि दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स। इनको हम लोग क्या नाम देंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स का नाम देंगे। अब कहते हैं कि आर्जिनिन और लाइसिन को आप बेसिक अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स के अंदर हम कहते हैं कि दीज अमाइनो एसिड्स, ओके, दीज आर द अमाइनो एसिड्स that contain, okay, that contain more than one अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इनके अंदर आपके पास याद रखना है कि एक से ज्यादा क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। तो लिहाजा इसी वजह से हम इन अमाइनो एसिड्स को क्या नाम देते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन सा है, लाइसिन है, और दूसरा कौन सा है, आर्जिनिन। अब लाइसिन और आर्जिनिन कौन सा अमाइनो एसिड्स हो गए, बेसिक अमाइनो एसिड्स। क्यों, क्योंकि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। जैसे कि अगर लाइसिन की हम बात करें तो लाइसिन के अंदर हमारे पास 2 अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, तो एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप है या नहीं, तो लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं कि लाइसिन जो है ये हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है। और अगर हम यहाँ पे बात कर ले हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो H1 प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज द व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन। दिस हिस्टोन प्रोटीन इज
रिच इन लाइसिन, इसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? लाइसिन अमाइनो एसिड ज्यादा होता है। इसी तरह H2A और दूसरा क्या है? H2B। हाँ, एक हमारे पास है H2A, दूसरा हमारे पास क्या है? H2B। ये भी हमारे पास क्या है? These are also rich in लाइसिन। इसके अंदर भी कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? लाइसिन अमाइनो एसिड क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किस चीज की, H3 एंड H4, तो हम कहेंगे कि these are rich in आर्जिनिन। इनके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज्यादा होता है। तो ये अब याद रखना है कि H1 जो कि कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? लाइसिन। ड्यू टू द लाइसिन ये जो प्रोटीन होगा दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह H2A एंड H2B ये भी कौन से प्रोटीन्स है? हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? लाइसिन। तो देयरफॉर ये जो दो अमाइनो प्रोटीन्स होंगे दीज आर द व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। इसी तरह H3 और H4 ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है इनके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज्यादा होता है। सो देयरफॉर ये जो दो प्रोटीन्स होंगे ये भी हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास कौन से प्रोटीन्स होंगे? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे। क्लियर? तो ये जितने भी जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये जो चार आप हिस्टोन प्रोटीन्स देख रहे हैं ये चार की चार हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। क्लियर? और इन प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड मेनली ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है? लाइसिन प्लस आर्जिनिन, जो कि हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड्स है? बेसिक अमाइनो एसिड्स है। तो इनकी वजह से ये जो प्रोटीन्स है इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिन होता है, अगर हम इस क्रोमेटिन की बात करें तो कहता है कि हमारे पास लेट सपोज ये क्या है? दिस इज द सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? सेल हो गया। और इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इस तरह आपको ऐसे दागानुमा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये जो दागानुमा स्ट्रक्चर्स आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर नजर आएंगे दीज आर नॉन एज व्हाट? क्रोमेटिन। इनको हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटिन का नाम देंगे। तो एक सेल की न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन होगा इनकी जो तादाद होगा वो हमारे पास कितना होगा? 46 होगा। और याद रखना है जब भी अगर हम सेल की डिवीजन की बात करते हैं, इसकी सेल की डिवीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल का जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो हमारे पास पहला कौन सा फेज स्टार्ट होगा? इंटरफेज। तो इंटरफेज के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे इनको हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटिन का नाम देंगे, ठीक है। फिर जब ये सेल प्रोफेज के अंदर एंटर होता है तो इन्हीं क्रोमेटिन की क्या होती है? कंडेंसेशन होता है और वो अपने आप को चेंज करके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो याद रखना है जो क्रोमोसोम्स होते हैं हम कहते हैं कि दीज आर द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर लेट्स सपोज ये क्या है? ये आपके पास सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज द वर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दागानुमा कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो दागानुमा स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर नजर आ रहे हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन की नाम देंगे। इनकी तादाद कितना है? 46। तो बताओ कि अगर इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो दागानुमा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको आप क्या नाम दे रहे हो? क्रोमेटिन का नाम दे रहे हो। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो सेल है ये अब तक फिलहाल कौन से फेज के अंदर पड़ा हुआ है? इंटरफेज के अंदर पड़ा हुआ है। तो इंटरफेज के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दागानुमा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन का नाम देंगे। जब यही सेल इंटरफेज से निकल के कहां पे एंटर होता है? प्रोफेज के अंदर एंटर होता है। तो प्रोफेज के अंदर ये जो क्रोमेटिन आप देख रहे हैं नहीं, इन क्रोमेटिन मटेरियल की क्या होती है?
कंडेंसेशन होता है, और इस कंडेंसेशन के नतीजे में ये जो क्रोमैटिन होता है ये चेंज होता है किस चीज में? क्रोमोसोम में चेंज होता है। किस चीज में चेंज होता है? क्रोमोसोम में। तो भाई क्रोमोसोम आपके पास कंडेंस्ड फॉर्म होगा किस चीज का? क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन का कौन सा फॉर्म है? कंडेंस्ड फॉर्म है। और ये कंडेंसेशन का अमल कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द प्रोफेज। आ रही बात समझ? जब इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आता है? प्रोफेज आता है। तो आप कहते हैं कि प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन होता है, इनकी क्या होती है? कंडेंसेशन होता है, और इसके कंडेंसेशन के नतीजे में आपके पास क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि हमारे पास जब सेल इंटरफेज के अंदर होता है तो उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मौजूद होता है? क्रोमैटिन होता है। कितने होते हैं? 46। फिर यही इंटरफेज से सेल निकल के प्रोफेज के अंदर एंटर होता है, तब जाके इस क्रोमैटिन की क्या होती है? कंडेंसेशन एंड कोयलिंग होता है। इसके नतीजे में जो क्रोमैटिन होता है वो चेंज होके क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमैटिन हमारे पास चेंज हो गया किस चीज में? क्रोमोसोम में। तो लिहाजा हम कहते हैं कि भाई ये जो क्रोमोसोम होता है, दिस इज द विच फॉर्म? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ये हमारे पास क्रोमैटिन का कौन सा फॉर्म होता है? कंडेंस्ड फॉर्म होता है। और कंडेंसेशन का अमल कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द प्रोफेज। तो जब प्रोफेज में कंडेंसेशन का अमल स्टार्ट होता है, तो जब क्रोमैटिन आपको चेंज होके क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो ये क्रोमोसोम जो है ये मेटाफेज के स्टेज में विजिबल होते हैं, जिनको आप आसानी से माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है? सो हम कह सकते हैं द क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द मेटाफेज स्टेज या मेटाफेज। ठीक है? और इनकी जो कंडेंसेशन का अमल होता है क्रोमैटिन का, वो कहां से स्टार्ट होता है? प्रोफेज से ही स्टार्ट होता है। और क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं? कौन से फेज के अंदर? इन द मेटाफेज। क्लियर? अब हम यहां पे देखते हैं क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज अगर हम यहां पे देखते हैं कि भाई हमारे पास जो क्रोमैटिन होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल जस्ट हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? क्रोमैटिन है। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज दिस इज द व्हाट? क्रोमैटिन। ये हमारे पास क्या है? क्रोमैटिन है। अब हम इस क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का किस तरह होता है। ठीक है? सबसे पहले कहता है कि हमारे पास जो क्रोमैटिन होता है इसके अंदर हम बात करते हैं पहले किस चीज की? हिस्टोन प्रोटीन्स की। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स है? H2A, H2B, H3 एंड H4। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो हमारे पास प्रोटीन है, दिस इज द व्हाट? H2A। देन ये वाला जो प्रोटीन है, दिस इज द व्हाट? H2B। Then let's suppose ये वाला जो प्रोटीन है, this is the H3। Then let's suppose ये वाला जो प्रोटीन है, this is the H4। कितने स्टोन प्रोटीन्स आ गए? 4। याद रखना है कि 4 स्टोन प्रोटीन्स आगे की तरफ होंगे और 4 स्टोन प्रोटीन्स इसके पीछे की तरफ होंगे। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास यहां पे कितने स्टोन प्रोटीन्स होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। 4 स्टोन प्रोटीन्स आगे की तरफ होंगे और 4 स्टोन प्रोटीन्स पीछे की तरफ होंगे। तो ये जो 8 स्टोन प्रोटीन्स का यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं? जो कि बिल्कुल बाल की तरह होता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? स्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्या नाम देंगे इसे? स्टोन ऑक्टामर। अब स्टोन ऑक्टामर हमारे पास वो बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास कितने स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है? 8 स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये जो हमारे पास स्टोन प्रोटीन्स होंगे आगे की तरफ भी क्या होंगे? 4, पीछे की तरफ भी क्या होंगे? 4। तो ये टोटल कितने स्टोन प्रोटीन्स होंगे? 8। ये 8 स्टोन प्रोटीन्स अपने आप को अरेंज करके इस तरह एक बाल की शक्ल बना रहे हैं, और उस शक्ल को या उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? स्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है? अब ये जो हमारे पास स्टोन ऑक्टामर है, दरअसल ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है। कितने प्रोटीन्स पर मुश्तमिल? 8 स्टोन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक हमारे पास क्या होता है?
कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन से मुश्तमिल ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम सिंपल लफ्जों में क्या नाम देंगे? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास एक ऑक्टामर हो गया। इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज द अनदर ऑक्टामर, ठीक है। ये अब हमारे पास हम मजीद एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे ये कौन सा प्रोटीन है? H2A। लेट सपोज ये कौन सा है? H2B। देन ये हमारे पास कौन सा है? H3। एंड ये हमारे पास कौन सा है? H4। ये आगे कितने स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है? 4। तो इसी तरह इसके पीछे भी ऐसे कितने प्रोटीन होंगे? 4। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है? 8। तो ये 8 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन यहाँ पे अरेंज होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस इज द व्हाट? हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे पास 8 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह यहाँ पे एक और हम बना रहे हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है? H2A। दिस इज द व्हाट? H2B। दिस इज द H3 एंड दिस इज द व्हाट? H4। अब ये कितने स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स है? 4 हो गए, ठीक है। अब इसके पीछे भी कितने स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स होंगे? 4। टोटल हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स आ गए? 8। अब ये जो 8 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स यहाँ पे अरेंज होके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास कहता है कि ये रहा आपके पास हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अब हमारे पास कहता है कि इसके ऊपर अब हमारे पास क्या होगा? ये क्या है? डीएनए है। तो ये डीएनए क्या करेगा? अपने आप को ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर क्या कर लेता है? इस तरह रैप कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द डीएनए जो क्या कर रहा है? अपने आप को इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या कर रहा है? इस तरह रैप कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? डीएनए है जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है? रैप कर रहा है। अब आपने याद रखना है कि ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको डीएनए भी नजर आ रहा है प्लस वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स को अपने ऊपर क्या कर रहा है? रैप करता जा रहा है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन किस चीज से बना हुआ है? डीएनए प्लस किस चीज से बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको डीएनए नजर आ रहा है या नहीं? क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन नजर आ रहा है या नहीं? लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, आप गौर से देखें कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स कितने होंगे? टोटल 8 होंगे, जो कि अपने आप को अरेंज करके क्या बनाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। तो इस तरह के कहीं ज्यादा हिस्टोन ऑक्टामर्स आपको क्रोमैटिन के अंदर नजर आएंगे, जिनके ऊपर डीएनए क्या करता है? अपने आप को ऐसे रैप करता हुआ आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है? डीएनए भी नजर आ रहा है प्लस आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? हिस्टोन प्रोटीन भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज व्हाट? क्रोमैटिन। इसको हम क्या नाम देंगे? क्रोमैटिन का नाम देंगे। यहां तक क्लियर है कि क्रोमैटिन आपके पास किस चीज से मिलके बना हुआ है? डीएनए और इट इज मेड अप ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपको एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नजर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, जो कि हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। फिर कहता है कि जब ये हिस्टोन ऑक्टामर्स आपके पास बनते हैं, अब इन्हीं हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर डीएनए अपने आप को क्या करता रहता है? रैप करता रहता है और आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो ये जो हमारे पास डीएनए जो कि इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप करके आगे मूव करता जाएगा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? क्रोमैटिन होगा। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का गौर से देखिए,
जहां पे डीएनए स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, जिसके नतीजे में एक इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट हम लोग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे इसे, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम दरअसल क्या होता है, डीएनए का वो वाला पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप कर लेता है। तो उसी डीएनए के सेगमेंट को प्लस उन्हीं स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर जो डीएनए अपने आप को रैप कर रहा है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरफ यहां पे भी आगे देखेंगे कि यहां पे भी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो अपने आप को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर रहा है। तो ये डीएनए का पार्ट प्लस ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स जिनके ऊपर डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज नॉन एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। तो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम है। क्या इस क्रोमैटिन के अंदर आपको कहीं और भी न्यूक्लियोसोम नजर आ रहे हैं? कहां पे हो, ये वाला है। तो यहां पे भी आप देखें कि डीएनए का पार्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो लिहाजा जब डीएनए का पार्ट अपने आप को इस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के ऊपर क्या कर लेगा, रैप कर लेगा, तो इसकी वजह से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज नॉन एज व्हाट, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम दरअसल हमारे पास क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन का कौन सा यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो यहां पर हमें लिखना है कि जो क्रोमैटिन होता है, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। ये हमारे पास क्रोमैटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट, या तो आप कह सकते हैं कि ये इस क्रोमैटिन का कौन सा यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्रोमैटिन का कौन सा होगा, दैट इज द व्हाट, न्यूक्लियोसोम होता है। क्लियर आता है? तो न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया क्या चीज है, डीएनए का पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप कर लेता है। तो यही डीएनए का पार्ट हो गया, प्लस जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप कर रहा है, इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियोसोम होता है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोसोम के अंदर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए का पार्ट अपने आप को रैप कर रहा है या नहीं? कह रहे हैं कि ये डीएनए का पार्ट जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, इस डीएनए के अंदर हमारे पास टोटल 146 बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, 146 क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। दरअसल ये किस चीज की बात कर रहा है, ये उस डीएनए की लेंथ की बात कर रहा है जो कि इस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के ऊपर अपने आप को क्या कर चुका है, रैप कर चुका है। तो यही डीएनए का जो लेंथ होगा जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, इसके अंदर कितने हमारे पास बेस पेयर्स होंगे, 146 बेस पेयर्स, या तो इसमें 147 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा डीएनए है, ये जो हमारे पास 146 बेस पेयर्स का जो डीएनए हम कहते हैं कि इसके अंदर इतने बेस पेयर्स होते थे, वो कौन सा डीएनए होता है, ये वही डीएनए होता है जो किसके ऊपर अपने आप को रैप करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर रैप करता है। इसी तरह आप यहां पे भी देखेंगे कि यहां पे भी जो डीएनए है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर रहा है या नहीं? तो लिहाजा ये जो डीएनए का पार्ट या ये जो डीएनए के साथ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर लेगा, इसके भी अंदर हमारे पास कितने बेस पेयर्स होंगे, 146 बेस पेयर्स होंगे। क्लियर याद है? तो ये आपने बेस पेयर का याद रखना है। बेस पेयर दरअसल हम क्या कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसी तरह है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर एक स्ट्रैंड पे क्या है, एडेनिन है, तो दूसरा स्ट्रैंड पे आपके पास क्या होगा, थायमिन होगा। तो भाई ये डीएनए के अंदर आपके पास एक बेस पेयर हो गया। कितने बेस पेयर, एक बेस पेयर। तो लिहाजा अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होगा। तो ये हमारे पास डीएनए के अंदर
एक और बेस पेयर आपको नजर आ गया। तो लिहाजा इस तरह के पेयर्स इस डीएनए के पार्ट के अंदर कितने होंगे? 146 होंगे। क्लियर? अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया। दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी आपको डीएनए का एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है या नहीं? जो क्या कर रहा है? दो न्यूक्लियोसोम को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ये जो हमारे पास डीएनए होगा, जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इस डीएनए को हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज व्हाट? लिंकर डीएनए। क्या नाम देंगे इसे? लिंकर डीएनए का नाम देंगे। सो लिंकर डीएनए कौन सा डीएनए? जो वो डीएनए जो क्या कर रहा है? दो सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम को आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। अब ये जो लिंकर डीएनए है, इसके अंदर 20 to 90 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स के अंदर? 20 to 90 बेस पेयर्स होते हैं। और याद रखना है कि ये जो हमारे पास डीएनए का लेंथ होता है ना, ये काफी ज्यादा क्या है? छोटा लेंथ है। लेकिन ये जो डीएनए आप देखिए जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप कर रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी या इसकी लेंथ ज्यादा है? रैप करने वाला। हाँ, जो डीएनए का पार्ट हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को रैप कर रहा है, इस डीएनए का लेंथ थोड़ा इस लिंकर डीएनए के लेंथ से क्या होता है? ज्यादा होता है। और याद रखना कि हर स्पीशी के अंदर जो लिंकर डीएनए होता है, उसकी जो साइज है वो क्या करता है? वेरी कर लेता है। कुछ स्पीशीज के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास लिंकर डीएनए होगा, उसकी लेंथ कम है, तो उसके अंदर जो बेस पेयर्स होंगे वो भी क्या होंगे? कम होंगे। कुछ स्पीशीज के अंदर लिंकर डीएनए का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, तो लिहाजा उसके अंदर जो बेस पेयर्स होंगे वो भी काफी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे 20 to 90 है। कुछ बुक्स में 40 to 80 भी दिया हुआ है, कुछ में आपके पास 38 to 53 बेस पेयर्स भी दिया हुआ है। तो आप ये वाला लिखें कि यहाँ पे कितने बेस पेयर्स होते हैं? 20 to 90 बेस पेयर्स होते हैं। कुछ में कितना लिखा हुआ है? 40 to 80 बेस पेयर्स, कुछ में इतना लिखा हुआ है। अच्छा, फिर कुछ में हमारे पास लिखा हुआ है 38 to 53 बेस पेयर्स, इतना भी दिया हुआ है। तो मतलब इसका यही है कि ये जो लिंकर डीएनए का जो लेंथ होता है, ये स्पीशी टू स्पीशी क्या करता है? वेरी कर लेता है। ये कुछ में लिंकर डीएनए जो है उसकी लेंथ कम होता है तो बेस पेयर्स कम होंगे, कुछ में ज्यादा होगा तो बेस पेयर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंकर डीएनए के अंदर बेस पेयर्स कितने? 20 to 90। कुछ में आप देखोगे तो कितना लिखा हुआ है? 40 to 80 बेस पेयर्स। फिर कुछ में कितना लिखा हुआ है? 38 to 53 बेस। मतलब ये कि ये लेंथ क्या करता है? वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू द स्पीशी। ठीक है, क्लियर? अगर अच्छा, ये भी कौन सा डीएनए है? व्हाट इज दैट? लिंकर। दिस इज आल्सो व्हाट? लिंकर डीएनए। जो क्या कर रहा है? दो हमारे पास न्यूक्लियोसोम को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। क्लियर? अब कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे तो ये 4 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स आ गए हैं। ये 4 स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स, दीज आर द पॉजिटिवली, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। बट दीज आर द मेंबर्स ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर। ये किसके अंदर आते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर आते हैं। मतलब H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 जो आप प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, these all 4 proteins are the part of the what? Histone octamer. लेकिन ये जो H1 प्रोटीन, this is the also what? Histone protein. But this histone protein is not the part of the histone octamer. ये इसका पार्ट नहीं होता है, बल्कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, दरअसल ये आपको यहाँ पे ऐसे नजर आता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? This is the what? H1 प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? H1। इसी तरह ये आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। दिस इज द what? H1 प्रोटीन। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, दिस इज द what? H1 प्रोटीन। क्लियर? अब ये जो H1 प्रोटीन है, ये यहाँ पे क्यों होता है? आप गौर से देखें कि अगर ये जो डीएनए जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर लेगा? रैप कर चुका है। अगर ये क्या हो जाए? लूज हो जाए, तो इसकी वजह से ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ये डिस्टेबलाइज हो सकता है।
हमारी भाषा में मतलब ये है कि अगर ये आप देख रहे हैं कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है यानी जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। अगर कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर यहां से क्या हो जाए, लूज हो जाए, तो जो स्टोन ऑक्टामर है वो वहां से बाहर निकल सकता है या नहीं, जिसकी वजह से सारा का सारा जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, खत्म होगा। तो लिहाजा ये H1 प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये डीएनए का पार्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर टाइटली रैप कर लेता है और एज ए रिजल्ट इसकी वजह से जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा क्रोमैटिन का वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो लिहाजा याद रखना है कि ये H1 प्रोटीन यहाँ पे इसीलिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये डीएनए जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के ऊपर अपने आप को रैप कर चुका है ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और स्टोन ऑक्टामर वहां से आसानी से निकल सकता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या होना है, स्टेबल होना है। तो हर न्यूक्लियोसोम के पास क्या होता है, H1 प्रोटीन होता है। ये इसलिए होता है ताकि ये डीएनए टाइटली जो है इस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को क्या कर ले, रैप कर ले। अगेन वहां पे भी होता है ताकि वो डीएनए का पार्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर अपने आप को अच्छी तरह से रैप कर ले। अगेन वहां पे होता है ताकि वो इस डीएनए का पार्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स के ऊपर टाइटली क्या कर ले, रैप कर ले, जिसकी वजह से जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो डीएनए का पार्ट क्या होगा, लूज होगा और स्टोन ऑक्टामर बाहर निकलेगा, जिसके नतीजे में या इसकी वजह से सारा का सारा जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज को स्टेबल रखने के लिए हमारे पास क्या चीज होता है, H1 प्रोटीन होता है। क्लियर है। अब ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन। क्लियर है। अब दूसरी बात हमें याद रखना है कि हमारे पास ये जो क्रोमैटिन होता है, हमने क्या कहा कि इसकी कंडेंसेशन होता है Yes, sir. और इसकी कंडेंसेशन कब होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब मान लो मैंने क्या कहा कि ये एक सेल का न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपको कितने क्रोमैटिन नजर आते हैं, 46। मान लो ये एक क्रोमैटिन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसी क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर मैंने वहां पे आपको ड्रा कर दिया तो वहां पे आपको क्रोमैटिन उस तरह नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल बिल्कुल क्या है, ऐसे धागे की शक्ल में है, ठीक है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन को मैंने वहां पे जूम करके दे दिया आपको, वहां पे डायग्राम मैंने बना दिया कि भाई इस क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर दरअसल हकीकत में उस तरह होता है, जिसके अंदर डीएनए भी होगा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स भी होंगे और ये क्रोमैटिन के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स अपने आप को अरेंज करके आर प्रोटीन पर कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोन ऑक्टामर कहते हैं। फिर यही डीएनए इसी स्टोन ऑक्टामर के ऊपर अपने आप को क्या कर लेगा, रैप कर लेगा और इसकी वजह से हमारे पास फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है। अब हमारे पास कहता है कि लेट सपोज ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे सिंपल बना रहा हूं कि भाई ये जो यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहा हूं, व्हाट आर दीज आर द स्ट्रक्चर्स। बताओ कि ये जो गोल्ड स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए है ये किस चीज को जाहिर कर दिया, हाँ, स्टोन ऑक्टामर प्लस उसके ऊपर डीएनए अपने आप को रैप भी कर चुका है। तो अब क्या होगा, स्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए अपने आप को रैप कर लेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम है। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियोसोम। फिर ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम। मतलब यहाँ पे अगर आप इस न्यूक्लियोसोम को गौर करके देखेंगे तो ये न्यूक्लियोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, नंबर 1 डीएनए प्लस नंबर सेकंड 1 स्टोन प्रोटीन। कैसे बना होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टोन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसको हम स्टोन ऑक्टामर कहते हैं। फिर इसी ऑक्टामर के ऊपर डीएनए अपने आप को रैप कर लेगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पे इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दैट, इसका नाम क्या है, लिंकर डीएनए। दिस इज द वर्ड लिंकर डीएनए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर का एक डॉट यहाँ पे आपको शो कर दो ऐसे, तो बताओ ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होगा ये हमारे पास क्या है, H1 प्रोटीन। हाँ, H1 प्रोटीन हर जगह आपको नजर आ रहा है, ये क्यों, ताकि ये सारा का सारा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को क्या बना सके, स्टेबल बना सके। अब ये हमारे पास क्या है, क्रोमैटिन जो किसके अंदर मौजूद है,
सेल के अंदर बोल रहे हैं। कह रहा है कि इंटरफेस के दौरान आपके पास जो क्रोमोसोम होगा वो आपको किस फॉर्म में नजर आएगा? क्रोमैटिन। किसके फेज के अंदर? इंटरफेस के अंदर। अब मान लो ये हमारे पास क्या है? लेट सपोज दिस इज द क्रोमैटिन। ये कौन सा है? क्रोमैटिन है, ठीक है। और ये क्रोमैटिन समझो कौन से फेज के अंदर है? इंटरफेज के अंदर है। अब ये क्रोमैटिन जो है ये अब एंटर होगा लेट सपोज कौन से फेज के अंदर? प्रोफेज के अंदर। कौन से फेज के अंदर ये एंटर होगा? क्योंकि ये क्रोमैटिन कहां पे होता है? सेल के अंदर होता है। तो सेल पहले इंटरफेज के अंदर होगा। सेल पहले किसके अंदर जाएगा? इंटरफेस के अंदर जाएगा। तो अगर सेल इंटरफेस के अंदर होगा तो उसकी न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम नजर आएगा या क्रोमैटिन नजर आएगा? क्रोमैटिन नजर आएगा। कितने क्रोमैटिन नजर आएंगे? 46। और वो आपको इस तरह दिखाई देंगे। फिर यही सेल जब किधर एंटर होगा? प्रोफेज के अंदर एंटर होगा तो यही जो क्रोमैटिन है जो न्यूक्लियस के अंदर है वो अपने आप को क्या कर लेगा? कंडेंस कर लेगा। और इसकी कंडेंसेशन की वजह से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी कंडेंसेशन की वजह से इस तरह का क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक फाइबर बनेगा। और इस फाइबर की डायमीटर कितना होगा? 30 नैनोमीटर होगा। इस फाइबर को हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज व्हाट? सोलिनॉइड फाइबर। क्या नाम देंगे इसे? सोलिनॉइड फाइबर। बताओ कि ये सोलिनॉइड फाइबर किस फेज के अंदर बनेगा? ड्यूरिंग द प्रोफेज। क्योंकि इंटरफेस के अंदर कंडेंसेशन नहीं होता है। उस वक्त इंटरफेस के अंदर आपको क्या चीज नजर आएगा? क्रोमैटिन। इस तरह के क्रोमैटिन आपको नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे? आपको 46 नजर आएंगे। अब हम देखेंगे कि जब ये सेल जिसकी न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमैटिन है, जब ये सेल एंटर होगा किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर, तो हर क्रोमैटिन की क्या होगी? कंडेंसेशन होगा। हम एक क्रोमैटिन की बात करेंगे कि एक क्रोमैटिन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जब ये प्रोफेज के अंदर एंटर होगा तो उस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन की क्या होगी? कंडेंसेशन होगा। और इसके नतीजे में एक 30 नैनोमीटर वाला क्या बनेगा? फाइबर बनेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सोलिनॉइड फाइबर कहते हैं। तो इस फाइबर की डायमीटर कितना है? 30 नैनोमीटर है। अब यही फाइबर की मजीद क्या होगी? कंडेंसेशन होगा। इसकी कंडेंसेशन की वजह से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा, इन दिस वे। इस तरह का एक लूप लाइक फाइबर बनेगा। क्या बनेगा? एक लूप लाइक फाइबर बनेगा। अब इस फाइबर की अगर हम लेंथ की बात करें या इस लूप की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना नैनोमीटर होगा? 300 नैनोमीटर होगा। अब ये इसकी डायमीटर है या उस लूप की लेंथ की बात कर रहे हैं? जो आपके पास सोलिनॉइड फाइबर है जिसकी मजीद कंडेंसेशन हुआ और इसकी मजीद कंडेंसेशन से जो सोलिनॉइड फाइबर है वो इस तरह लूप लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया? तब्दील हो गया। अब इसमें से हर एक लूप का जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना होगा? 300 नैनोमीटर। फिर इसकी मजीद क्या होगी? कंडेंसेशन होगा। जब इसकी मजीद कंडेंसेशन होगा तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके पास इस तरह बनेगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी अगर लेंथ की बात करें तो वो जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना नैनोमीटर होगा? 700 क्या होगा? नैनोमीटर होगा। तो देख रहे हैं कि कंडेंसेशन के नतीजे में तब्दीली आ रही है। पहले क्रोमैटिन मटेरियल था, इसकी कंडेंसेशन से क्या बना? एक फाइबर बना जो कि हमारे पास कितनी डायमीटर इसके? 30 नैनोमीटर। फिर इसकी मजीद क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। इसकी मजीद कंडेंसेशन से क्या बन गया? ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना जिसमें से हर एक लूप का लेंथ क्या है? 300 नैनोमीटर। फिर इस स्ट्रक्चर का मजीद क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ और मजीद कंडेंसेशन से एक नया स्ट्रक्चर बना और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वाले स्ट्रक्चर्स आप को देख रहे हैं इनकी लेंथ कितना है? 700 नैनोमीटर। फिर इसकी क्या होगी? मजीद कंडेंसेशन होगा। जब इसकी मजीद कंडेंसेशन होगा तो इसकी वजह से जो हमारे पास
फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा कंडेंसेशन से, वो हमारे पास ऐसे बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम का नाम देंगे। और इसकी डायमीटर कितना होगा? दैट विल बी द 1400 नैनोमीटर होगा। तो देखो हमारे पास फाइनली क्रोमैटिन किस चीज में कन्वर्ट हो गया? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और ये कंडेंसेशन का अमल कहाँ पे स्टार्ट होता है? प्रोफेज के अंदर। जब क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम आपको फिर मेटाफेज के अंदर आसानी से नजर आएगा। सो दिस क्रोमोसोम विल बी विजिबल इन विच फेज? इन द मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर फिर आप इस क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपने याद रखनी। क्लियर? ये चीजें याद रखनी। पहला क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन मटेरियल। फिर इसकी कंडेंसेशन से क्या बना? सोलिनॉइड फाइबर। डायमीटर कितना है? 30 नैनोमीटर। फिर इसकी मजीद कंडेंसेशन से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसमें से हर एक लूप का लेंथ कितना होगा? 300 नैनोमीटर। फिर इसकी कंडेंसेशन मजीद हुआ तो इस तरह का क्या बना? एक और फाइबर यानी कि एक और स्ट्रक्चर बना, जिसमें से ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इनकी लेंथ कितनी होगी? 700 नैनोमीटर। फिर इसकी क्या होगी? मजीद कंडेंसेशन होगा, तो इसकी मजीद कंडेंसेशन से आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और इसकी डायमीटर कितनी होगी? 1400 नैनोमीटर। सो दिस इज द फाइनली क्रोमोसोम, जो कि हमारे पास हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है किस चीज का? क्रोमैटिन।